तो सीडीपी की आज की क्लास में होने वाले हैं 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी लोगों को लगता है कि उनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, तो आज के सीडीपी के 20 प्रश्न में से आप लोगों को 10 प्रश्न करना है और 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो देखते हैं कितने लोग आज अपना टारगेट पूरा कर पाते हैं। अगर 10 नंबर से ऊपर जाते हैं तो समझिए आप लोगों का बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो बात करेंगे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पियाजे के अनुसार जो संरक्षण होता है, यानी किसी चीज को देखकर मस्तिष्क में बैठा लेना, यानी कंसर्वेशन जो होता है, उसकी समझ किस अवस्था में कर रहा है कि विकसित होती है। पहला कह रहा है कि संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथा कह रहा है कि आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो देखिए, ये कह रहा है कि संवेदी पेरिगामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बालक अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, हाथ पैर चलाना। दूसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये यहाँ पे संवेदीगामक अवस्था से थोड़ी सी ऊपर होती है। इसमें क्या है, बालक जो होता है वो वस्तुओं को देखकर सीखने शुरू कर देता है। लेकिन ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में क्या होता है, संरक्षण करना बालक जान जाता है। इसमें क्या है, वस्तुओं का ज्ञान, अस्थायित्व, द्रव्यमान को यहाँ पे जानना जाता है इस अवस्था में। इसमें क्या है, बालक जो है यहाँ पे याद रखिएगा, वस्तुओं को देख कर क्या करता है, अपने मस्तिष्क में विचार करना प्रारंभ कर देता है। और औपचारिक अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। इसकी क्या है विशेषता, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बताया गया है कि लगभग 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो होता है ये समझता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा या द्रव्यमान में संख्या में यहाँ पे समान होती है, जो कि संरक्षण की अवधारणा होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न करा, यदि बच्चा सहायता के साथ कार्य कर सकता है तो अकेले नहीं कर सकता, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है या फिर क्या अवधारणा दर्शाती है। तो पहला करा है समायोजन, दूसरा करा है आत्मसात, तीसरा करा निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, और यहाँ पे चौथा करा है परिपक्वता। अगर हम समायोजन की बात करें, समान यानी किसी के समान अपने आप को ढालना, आत्मसातीकरण यानी अपने आप को उसके अनुसार ढालना, और निकटतम विकास का क्षेत्र यानी सहारा देने, यानी कोई बच्चा जो है कोई कार्य कर रहा है, वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से कर ले रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरे की सहायता लेता है, उसे जेडपीडी कहा जाता है। ये हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, जेडपीडी यानी निकटतम विकास का क्षेत्र होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार जो क्षेत्र होता है जहाँ बच्चा सक्षम व्यक्तियों से सहायता वो कार्य लेता है, उसे अकेले संभव नहीं कर पाता है, उसे क्या कहा जाता है, जेडपीडी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में यहाँ पे कह रहा है कि तबला या संगीत की दक्षता किस बुद्धि से संबंधित है। करा कि शारीरिक गतिशील बुद्धि, दूसरा करा है संगीतात्मक बुद्धि, तीसरा करा है कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, चौथा करा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे की, तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संगीत और यहाँ पे बुद्धि, संगीतात्मक यहाँ पे करा है कि और इसके साथ जाएगा बुद्धि। यानी इसमें क्या है, जो बालक क्या करता है, तबला और संगीत को बजाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ही दिया है आपका संगीतात्मक बुद्धि होगा। बालक अपने कार्यों को अपने यहाँ पे क्या करता है, अपने संगीत के माध्यम से दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि स्वर, लय, ताल, ध्वनि पैटर्न को पहचानना तथा संभावित ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता जो होती है संज्ञात्मक बुद्धि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे चौथा। ये प्रश्न करा कि डिसकैलकुलिया से प्रभावित छात्र मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा गणितीय संक्रियाओं से यहाँ पे होते हैं। आपका राइट आंसर दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें बता रहा है कि संख्या पहचान, जोड़ घटाना, प्रतीकों की समझ तथा गणनात्मक संख्याओं की पहचान लगातार सीखना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे कठिनाई होना, ये आपका गणितीय संख्याओं के अंतर्गत आता है। अगर हम 5वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये करा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की स्तर किस से संबंधित है। पूर्व पारंपरिक होगा या फिर उत्तर पारंपरिक होगा या फिर दंड आज्ञा पालन होगा। तो 5वें की अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, तो 5वां प्रश्न जो जाएगा आपका याद रखिएगा उत्तर पारंपरिक होगा। इसमें क्या है, बालक सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के स्तर को समझ लेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा सही होगा। ठीक है, अगर व्याख्या की बात करें तो इस स्तर में व्यक्ति जो होता है न्याय, अधिकार, सामाजिक कल्याण, नियमों के ऊपर मानते हुए नैतिक का निर्णय लेता है, क्या सही है क्या गलत होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 6ठे प्रश्न की, तो
तो ये हमारा कह रहा है कि यदि शिक्षक पुरस्कार देकर व्यवहार को बढ़ाता है तो यह क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है नकारात्मक पुनर्वलन, सकारात्मक पुनर्वलन, दंड होगा या फिर मॉडलिंग होगा। तो छठे का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छठे का जो जाएगा यहाँ पे सकारात्मक होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि वांछित व्यवहार में पुरस्कार देना से व्यवहार में पुनरावृत्ति या फिर यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है, दोहराने की क्रियाएं क्या होती है, बढ़ती है बालकों में, यानी वही कार्य को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार क्या है। तो पहला करा है कि व्यवहार केवल यहाँ पे करा है कि अनुकरण से सीखता है, दूसरा करा है कि होता है। तो इसके अंतर देखिए क्या कह रहा है कि व्यवहार में केवल अनुकरण से सीखता है, अनुकरण मतलब होता है दोहराना। दूसरा कह रहा है कि सुखद परिणाम वाले व्यवहार सुदृढ़ होते हैं। तीसरा कह रहा है अधिक अंतर्दृष्टि से होते हैं, और कह रहा है कि यहाँ पे अधिगम अंतर्दृष्टि से होते हैं, और चौथा कह रहा है विकास परिपक्वता पर निर्भर होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवां किसके साथ जाएगा, तो सातवें का अगर हम बात करेंगे तो ये जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, सुखद परिणाम वाले व्यवहार सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उससे पहले यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि जिन प्रक्रियाओं में परिणाम संतोषजनक होते हैं वो भविष्य में दोहराई जाने की संभावना क्या करती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे समावेशी शिक्षा से। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो पहला करा है केवल प्रभावशाली बच्चों को पढ़ाना, दूसरा करा है सभी बच्चों को समान अवसर देना, तीसरा करा है केवल दिव्यांग बच्चों पर अलग पढ़ाना, और चौथा करा है कि केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे आठवें की, तो आठवें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, समावेशी कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चों को साथ में लेके चला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बता दें कि इसमें बताया गया है कि सामान्य कक्षा में विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को उपयुक्त सहयोग और सम्मान के साथ क्या करना है, सीखने के अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 9वां स्कैन फोल्डिंग, जहाँ से आपके 1 नंबर बन जाते हैं। कह रहा है कि स्कैन फोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है, फ्रायड से है, वाइगोस्की से है, स्किनर से है, गेसल से है। अगर हम राइट आंसर की बात करें 9वें की, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे वाइगोस्की से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। इसमें देखिए क्या बताया गया है, शिक्षक प्रारंभ में सहायता देता है और विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ने में धीरे धीरे सहायता कम की जाती है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा यूपी टेट में कि ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांत के, या फिर कह सकते हैं ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतर स्तर क्या है, ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग है, या फिर मूल्यांकन है। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर देंगे तो इसका राइट जाएगा यहाँ पे आंसर मूल्यांकन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा आपका सही होगा। क्यों मूल्यांकन होगा, इसमें देखिए बताया गया है कि यहाँ पे मूल वर्गीकरण में मूल्यांकन उच्च स्तर पर मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी निर्णय आलोचनात्मक तर्क प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 11 का प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल जो होता है, स्ट्रक्चर आप यहाँ पे कह रहा है कि इंटेलेक्ट मॉडल जो होता है, इसमें कितने प्रमुख आयाम होते हैं। तो यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या फिर 5 होगा। तो बात करेंगे यहाँ पे 11वीं की, तो 11वीं का राइट आंसर जाएगा 3 होंगे। कौन कौन से 3 होंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि गिलफोर्ड के बुद्धि के 3 यहाँ पे आयामों प्रक्रियाओं को स्तर में यहाँ पे क्या किया गया है, उत्पादन में विभाजित किया गया है। इन नियमों में संयोजन से विभिन्न मानसिक क्षमताओं का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 का, ये भी और भी अच्छा है। ये कह रहा है हमारा यहाँ पे 12 का कि क्रियात्मक अनुसंधान, कह रहा है कि जो क्रियात्मक यानी एक्शन जो रिसर्च होता है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कह रहा है कि सिद्धांत निर्माण, वैश्विक निष्कर्ष निकालना, तत्कालीन शैक्षिक समस्या का समाधान करना, या फिर कह रहा है सांख्यिकी मॉडल बनाना। तो राइट आंसर की बात करेंगे 12 का, तो 12 का राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, तत्कालीन यहाँ पे शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उससे पहले यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि शिक्षक अपनी कक्षा में किसी विशिष्ट समस्या के जैसे कम उपलब्धि या अनुशासन का व्यवस्थित अध्ययन करके तुरंत क्या करता है, उपयोगी समाधान विकसित करता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 13 का प्रश्न। टारगेट अपना याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग जो लोग नए हैं अभी चैनल पे। तो 13 का हमारा कह रहा है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता, या कह रहा है कि यहाँ पे जो विश्वसनीयता है उसका अर्थ क्या होता है। प्रश्नों की कठिनाई होती है, परीक्षण की स्थिरता और संगति होती है, आकलन की सरलता होती है, या फिर समय की बचत होती है। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, प्रशिक्षण की स्थिरता और संगीत के साथ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। टारगेट अपना याद रखिएगा, कितने प्रश्न आप लोगों को सही करना है। कह रहा है यदि कोई परिणाम अलग अलग समय पर परिस्थितियों में अलग अलग समान परिणाम देता है तो विश्वसनीयता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे चौथे की। तो कह रहा है कि वैधता का अर्थ क्या है, प्रशिक्षण का जल्द पूरी कर लेना, प्रशिक्षण की अधिक प्रश्न देना, और यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है 14 का, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि
आपका कि प्रशिक्षण वही मापे जिसके लिए वो बनाया गया है, एकदम सही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 15 का, करा कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किससे संबंधित है? करा कि पढ़ने की कठिनाई से, लेखन की कठिनाई से, गणना की कठिनाई से, सुनने की कठिनाई से। तो जो डिस्ग्राफिया होती है, याद रखिएगा, लेखन क्रियाओं के लिए होती हैं, यानी लिखने से संबंधित होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ऐसे विद्यार्थी जो अक्षर बनाना, शब्दों के व्यवस्थित लिखना और लिखावट स्पष्ट रखना कठिनाई होती है उनके लिए, उन्हें क्या है, लेखन यानी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वंडूरा के अनुसार आत्म प्रभाविकारिता का अर्थ क्या है? तो पहला करा स्मरण शक्ति, स्वयं विश्वास की कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है, नैतिक विकास, सामाजिक समायोजन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 16 का। 16 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर जाएगा स्वयं में पर विश्वास और कार्य की सफलता पर कर सकता है, सफलतापूर्वक कर सकता है, यही आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले व्याख्या बताया गया, विद्यार्थी का यह विश्वास के प्रयास, रणनीति और अभ्यास में किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 17 का, ये प्रश्न कर रहा है कि कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम जो होता है इसका किस पर आधारित होता है? प्रयास एवं त्रुटि पर होता है, पूर्णवर्ण पर होता है, समस्या संरचना और यहाँ पे अचानक समझ हो जाना। तो राइट आंसर अगर हम बात करें 17 का, तो 17 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, समस्या की संरचना की पहचान, अचानक से समझ आ जाना। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे बात यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि बिना बार बार प्रयास किए समस्या के भागों के संबंध में समझ अचानक यहाँ पे कर रहा है समाधान मिल जा रहा है, उसे अंतर्दृष्टि यहाँ पे कह सकते हैं या फिर कहलाता है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अचानक से ही किसी चीज़ को सूझ में आ जाना, यानी आपके मस्तिष्क में आ जाना। कह रहा है कि रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? रचनावादी का मतलब होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी, यानी नए चीज़ों को का निर्माण करना। तो यहाँ पे केवल व्याख्याता नहीं, नियंत्रक नहीं, सहायता और मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है आपका 19 का, करा कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस पर संचालित किया जाता है? तो केवल यहाँ पे परीक्षांक पे, विद्यार्थियों के कार्यों को व्यवस्थित संग्रह, उपस्थित रजिस्टर या फिर करा कि शिक्षक की टिप्पणियाँ मात्र। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे 19 की, तो 19 का राइट आंसर जाएगा आपका विद्यार्थियों के कार्यों को व्यवस्थित संग्रह करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बता दें इसमें दिया गया है कि इसमें समय के साथ विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट, लेखन, चित्र और अन्य कार्य संचित किए जाते हैं। अगर हम विषय की बात करें तो विषय में कराया कि सहकारी अधिगम जो होता है इसका मुख्य लाभ क्या होता है? प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, सहकारी के लिए बात कर रहा है, नहीं, प्रतियोगिता नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा करा है निष्क्रिय अधिगम, नहीं, सहभागिता और यहाँ पे सामाजिक कौशल को विकसित करना, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न। इसमें व्याख्या में बताया गया है कि समूह कार्य करने से संचार, सहयोग, नेतृत्व और पारंपरिक सम्मान को सामाजिक कौशल में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो था आपका सही था। ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न किए। यहाँ पे 20 प्रश्न में से आप लोगों ने 10 प्रश्न या फिर यहाँ पे 50 प्रश्न आप लोगों ने किए या फिर नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 10 से ऊपर प्रश्न को सॉल्व किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में उनके नाम और उनके स्कोर को बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।